आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौधे येलो जैस्मिन से बनने वाली एक दवा जेलसीनियम के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो काफी विस्तार से बताती है कि ये हमारे शरीर और मन पर कैसे असर करती है। हाँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन पुराने लेखों से इस तत्व की एक कह सकते हैं एक शख्सियत या एक तस्वीर बनाएं। अच्छा, ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है कि इंसान का शरीर और मन दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले शब्द से। हाँ, पक्षाघात, पैरालिसिस। हाँ, स्रोत में जो पहला और सबसे मुख्य बिंदु है वो है संपूर्ण मोटर पैरालिसिस। ये सुनने में तो बहुत गंभीर लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि दिमाग और मांसपेशियों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो टूट गया। हाँ बिल्कुल, वो टूट गया है। दिमाग तो हुक्म दे रहा है कि हाथ उठाओ, लेकिन वो हुक्म मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रहा। मतलब शरीर अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गहरी कमजोरी है जहां इंसान अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो देता है, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरियां काट दी गई हों। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक वास्तविक शारीरिक स्थिति है। हाँ, स्रोत में जीभ, हाथ, पैर और यहाँ तक कि पूरे शरीर के कांपने का भी जिक्र है। क्या ये उसी पक्षाघात का हिस्सा है? बिल्कुल। ये कांपना उस पक्षाघात से ठीक पहले की अवस्था है, आप कह सकते हैं। अच्छा, ये एक संकेत है कि मांसपेशियां हार मान रही हैं। वे दिमाग के आदेशों का पालन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है। पूरी तरह से ढीला और लस्तपस्त। ये उस तरह की कमजोरी है जहां एक कलम पकड़ना भी एक पहाड़ जैसा काम लगे। यही इस पूरी स्थिति की बुनियाद है, एक असाधारण पंगु बना देने वाली कमजोरी। ठीक है, तो ये जबरदस्त शारीरिक कमजोरी इस कहानी का केंद्र है। लेकिन सवाल ये है कि इसे शुरू क्या करता है? आखिर कोई इंसान अचानक इस स्थिति में कैसे पहुंच सकता है? और यहीं पर ये विश्लेषण सच में दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि स्रोत बार बार एक ही मुख्य ट्रिगर की ओर इशारा करता है, और वो है किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास या डर, एंटिसिपेशन। एक मिनट, आप कह रही हैं कि स्टेज फ्राइट जैसी कोई चीज? हाँ, कुछ वैसा ही। मुझे याद है स्रोत में एक उदाहरण था कि किसी को सिर्फ थिएटर या चर्च जाने की तैयारी करने की चिंता से ही दस्त हो जाते हैं। ये तो मन और शरीर के जुड़ाव का एक चरम उदाहरण है। ये स्टेज फ्राइट से भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ मंच पर जाने का डर नहीं है, ये जीवन के किसी भी प्रदर्शन से पहले का डर है। किसी भी प्रदर्शन से? मतलब चाहे वो ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग हो, या किसी रिश्तेदार से मिलना हो, या डॉक्टर के पास जाना हो, कोई भी ऐसी घटना जहां उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। तो शरीर उस आने वाले तनाव की आशंका से ही बिखर जाता है, एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बिल्कुल सही शब्द है, शॉर्ट सर्किट। तो ये सिर्फ घबराहट नहीं है, ये शरीर का एक तरह का गिव अप है। स्रोत में ये भी लिखा है कि डर, भय या कोई रोमांचक खबर जैसी चीजें भी इसे शुरू कर सकती हैं। मतलब कोई भी भावनात्मक झटका। कोई भी भावनात्मक झटका। ये सिस्टम इतना संवेदनशील हो जाता है कि अच्छी खबर का उत्साह भी उसे संभालने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। मन में जो भी तीव्र भावना उठती है, शरीर उसे संभाल नहीं पाता और इस पक्षाघात जैसी कमजोरी में चला जाता है। हाँ, ये शारीरिक कमजोरी और भावनात्मक डर, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या ये सिर्फ एक शारीरिक डर है या इसके पीछे कुछ और भी है? सामग्री में साहस की पूरी कमी जैसी बात कही गई है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ शारीरिक डर नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानसिक असुरक्षा को दिखाता है। अच्छा, शारीरिक कांपना असल में मानसिक कांपने का ही प्रतिबिंब है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों में देखा जाने वाला एक खास डर है, गिरने का डर। गिरने का डर? हाँ, मतलब उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई से भी ज्यादा उन्हें अपना संतुलन खोने का डर होता है। स्रोत बताता है कि ऐसे बच्चे पालने को या अपनी नर्स को जोर से पकड़ लेते, कसकर। हाँ, मानो उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने छोड़ा तो वे गिर जाएंगे। ये उनके शरीर पर भरोसे की कमी को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनका शरीर इतना कमजोर है कि वह उन्हें संभाल नहीं पाएगा। तो ये एक तरह से लाक्षणिक भी है, सिर्फ शारीरिक रूप से गिरने का डर नहीं, बल्कि जीवन में असफल होने या लड़खड़ा जाने का डर, एक गहरी असुरक्षा। बिल्कुल, ये एक अस्तित्वगत डर बन जाता है। उन्हें लगता है कि वे आने वाली चुनौती का सामना नहीं कर सकते, कि वे बिखर जाएंगे, और उनका शरीर ठीक यही करता है।
ये बिखर जाता है, कांपने लगता है, कमजोर पड़ जाता है। और इसीलिए साहस की पूरी कमी का जिक्र है। हाँ, वो इसी मानसिक स्थिति का निचोड़ है। तो हमने देखा कि ये कमजोरी और डर मांसपेशियों और मन पर हावी हैं। क्या ये हमारे बाकी शरीर, हमारी इंद्रियों पर भी असर डालता है? मैं यहाँ सिर दर्द के बारे में पढ़ रही हूँ और इसका वर्णन बहुत ही अजीब है। हाँ, ये बहुत अजीब है और चिकित्सा की कई प्रणालियों में ऐसे अनोखे विचित्र लक्षणों को कीनोट या पहचान चिन्ह माना जाता है। एक तरह का फिंगरप्रिंट। हाँ, एक तरह का फिंगरप्रिंट जो इस तत्व की तस्वीर को सैकड़ों अन्य से अलग और स्पष्ट करता है। तो इसमें इतना अनोखा क्या है? स्रोत कहता है कि सिर दर्द अंधापन के बाद शुरू होता है। 1 मिनट, मतलब पहले दिखना बंद होता है और फिर दर्द शुरू होता है। ये तो बहुत उल्टा है। यही तो इसकी खासियत है। वो कमजोरी या पक्षाघात सबसे पहले आंखों की नसों पर असर करता है। व्यक्ति को कुछ समय के लिए धुंधला या बिल्कुल दिखना बंद हो सकता है। और जैसे ही वो ठीक होता है, जैसे ही ये अस्थायी अंधापन खत्म होता है, एक बहुत भारी फटने वाला सिरदर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द भी बहुत खास तरीके से फैलता है ना? ये गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होता है। हाँ, गर्दन से शुरू होकर पूरे सिर पर चढ़ता है और फिर माथे और आंखों में आकर बस जाता है। स्रोत में एक और अजीब एहसास का जिक्र है, जैसे सिर के ऊपर आंखों के चारों ओर एक बैंड बंधा हुआ है। हाँ, जैसे किसी ने सिर को शिकंजे में कस दिया हो। ये उस पक्षाघात वाली थीम से ही जुड़ता है। जकड़न, दबाव, नियंत्रण का अभाव। और आंखों पर इसका असर यहीं खत्म नहीं होता। नहीं, पलकों का भारीपन एक और बड़ा लक्षण है। शोट में साफ लिखा है, वह अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता। पलकें इतनी भारी हो जाती हैं कि उन्हें खुला रखना एक संघर्ष बन जाता है। हाँ, मतलब दुनिया को देखना भी एक मेहनत का काम लगता है। ये पूरी तस्वीर एक तरह के सिस्टम शटडाउन की है। शरीर और इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं। लेकिन फिर एक लक्षण ऐसा आता है जो इस पूरी कहानी के खिलाफ जाता है। ये डर कि जब तक वो चलता न रहे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये तो एकदम विरोधाभासी है। ये एक अद्भुत विरोधाभास है और ये स्थिति के मानसिक कष्ट को दिखाता है। कैसे? एक तरफ शरीर पूरी तरह से थक चुका है, वो आराम करना चाहता है, उसे हिलने डुलने का मन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में एक डर बैठ गया है कि अगर मैं रुका तो मेरा दिल भी रुक जाएगा। मतलब जरा उस इंसान की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए, कितनी भयानक बेचैनी होगी। ये तो एक तरह का टॉर्चर है। आपका शरीर आपसे रुकने की भीख मांग रहा है, लेकिन आपका मन आपको मौत का डर दिखाकर चलने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे चिंता और डर हमारे सबसे बुनियादी शारीरिक संकेतों पर भी हावी हो सकते हैं। और ये अकेला अनोखा लक्षण नहीं है। ठंड लगने का तरीका भी बहुत खास है। हाँ, मैंने पढ़ा, बिना प्यास के ठंड लगना, जो कि आम नहीं है। और ये ठंड रीढ़ की हड्डी के साथ तेज लहर जैसे उत्तराधिकार में ऊपर नीचे दौड़ती है। ये कैसा एहसास होगा? ये एक सामान्य ठंड नहीं है जिसमें आप कांपते हैं। ये एक नर्वस ठंड है, जैसे कोई बर्फीली लहर आपकी रीढ़ की हड्डी से गुजर रही हो, बार बार ऊपर से नीचे। तो ये फिर से तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, ये सारी लड़ाई नर्वस सिस्टम के स्तर पर हो रही है। ये कोई मांसपेशी या रक्त संबंधी समस्या नहीं, बल्कि नसों की एक अति संवेदनशीलता है। हमने देखा कि डर और घबराहट इन लक्षणों को शुरू करते हैं। क्या स्रोत ये भी बताता है कि कौन सी दूसरी चीजें इस स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं? बहुत ज्यादा। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी दुनिया के प्रति एक खुले घाव की तरह संवेदनशील हो जाता है। अच्छा। स्रोत में कुछ खास चीजों का जिक्र है जो लक्षणों को बढ़ा देती हैं, जैसे नम मौसम या फिर आंधी आने से ठीक पहले का समय। मतलब वो इंसान एक तरह का ह्यूमन बैरोमीटर बन जाता है। मौसम का मिजाज बदलने से पहले ही उसका शरीर बताने लगता है। एक तरह से हाँ, हवा में नमी और बिजली का दबाव उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और वे सिर्फ मौसम के प्रति ही नहीं, बल्कि भावनात्मक माहौल के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हैं। जैसे कोई बुरी खबर सुनना या किसी भी तरह की मानसिक उत्तेजना स्थिति को तुरंत खराब कर देती है। इसमें एक बात और लिखी है जो मुझे बहुत अजीब लगी। अपनी बीमारियों के बारे में सोचने से ही लक्षण और बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये एक दुष्चक्र है। आप जितना अपनी कमजोरी के बारे में सोचेंगे, आप उतने कमजोर होते जाएंगे। और ये चक्र उन्हें एक खास सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाता है। वे पूरी तरह से अकेले रहना चाहते हैं। मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि वे बात नहीं करना चाहते, और यहां तक कि ये भी नहीं चाहते कि कोई चुपचाप उनके कमरे में बैठा रहे। किसी की मौजूदगी भी उन्हें एक बोझ की तरह लगती है। ये तो दुनिया से पूरी तरह कट जाने की कोशिश है। हर तरह के बाहरी प्रोत्साहन से बचने की कोशिश।
तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो जेल्सीमियम की जो तस्वीर इन स्रोतों से उभरती है वो एक ऐसे इंसान की है जिसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है। किसी आने वाली घटना का डर एक ट्रिगर का काम करता है और पूरा सिस्टम, मांसपेशियां, इंद्रियां और मन एक तरह के पक्षाघात में चला जाता है। मैं सहमत हूं। ये एक कार्यात्मक पक्षाघात है, फंक्शनल पैरालिसिस, जो चिंता से प्रेरित है। अच्छा। ये मांसपेशियों की कमजोरी, पूर्वाभास वाले डर, उस अनोखे सिरदर्द और आंखों के भारीपन और दिल के रुक जाने जैसे विचित्र डरों का एक अनूठा संयोजन है। ये सभी हिस्से मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट और यादगार प्रोफाइल बनाते हैं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये स्रोत दिखाता है कि मन और शरीर कितने गहरे और जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक मानसिक स्थिति जैसे डर या घबराहट सीधे तौर पर गंभीर और बहुत ही विशिष्ट शारीरिक लक्षणों को जन्म दे रही हैं। हाँ, जैसे मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देना। सही। और ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि एक पदार्थ जो एक पौधे से निकला है मानव प्रणाली में इतने जटिल और विशिष्ट लक्षणों का एक पूरा नक्शा बना सकता है, मांसपेशियों के पक्षाघात से लेकर एक चुपचाप बैठे साथी के डर तक, तो ये खुद हमारे शरीर और चेतना की अंतर्निहित जटिलता और प्रतिक्रियाशीलता के बारे में क्या कहता है? मतलब ये रास्ते हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। शायद ये रास्ते और पैटर्न हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं, बस किसी सही ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं।